जी, तो आज का सेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन टू एसईओ। एसईओ क्या होती है और उसकी डिफरेंट टाइप्स और एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है वो था। वो हमने डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद जो है एसईओ की अप्रोचेस क्या होती हैं, किस तरह से अपडेट्स आती रहती हैं, उस चीज़ पे हमने बात कर ली थी। फिर उसके बाद हमारा दूसरा लेक्चर था कीवर्ड रिसर्च पे, जिसमें अंदर जो है हमने देखा कि कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है, सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होता है, लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल क्या होते हैं, कीवर्ड्स रिसर्च जो है वो किस तरह से की जाती है, वो सब। उसके बाद जो है कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं किस किस तरह से वो हम लेके चलते हैं, कीवर्ड रिसर्च के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, और उनकी कीवर्ड मैपिंग जो है वो किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। तो वो सब कुछ जो है वो हमने दूसरे लेक्चर में कवर अप कर लिया था कि किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि हमने किसी ब्लॉग पोस्ट के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए अगर कीवर्ड को करना है तो वो उसके अंदर वो किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्रोम एक्सटेंशन जो है अगर वो कोई है तो कोई टूल है, अगर उसको यूज़ किस तरह से करते हैं वो सब कुछ। अ, फिर उसके बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में जिस तरह से बात हुई कि व्हाट इज़ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन या ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है कि हम जो है अपनी वेबसाइट के कंटेंट को बेसिकली इम्प्रूव करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट पे जो कंटेंट पड़ा है उसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में उसकी रैंकिंग को हायर करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, उसमें जो अब जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उनको हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो है चेकलिस्ट होगी, वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में, उनको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे बात आती है कि कीवर्ड प्लेसमेंट। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बात की थी कि व्हाट इज़ अ कीवर्ड प्लेसमेंट। कि कीवर्ड प्लेसमेंट टेल्स अस कि जी हम किस तरह से अपने हमारा जो कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड है, वो हमारी वेबसाइट पे किस किस जगह पे, हमारे कंटेंट में किस किस जगह पे पड़ा हुआ है, किस पोजीशन पर पड़ा हुआ है। उसमें हमने बात की कि आपकी कीवर्ड प्लेसमेंट जो है वो H1 टैग में होनी चाहिए, हेडिंग टैग में होनी चाहिए, जो आपका एसईओ टाइटल भी होता है। फिर उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन में, फिर उसके बाद ऑल टैग्स में होना चाहिए, बॉडी में होना चाहिए। कितनी बार होना चाहिए वो हमने बात की थी कि कीवर्ड डेंसिटी हमें बताती है। कीवर्ड डेंसिटी आपकी आइडियल जो होती है, यहाँ पे मैं बल्कि एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ साथ में। अच्छा, यहाँ पे कीवर्ड प्लेसमेंट। अच्छा, कीवर्ड प्लेसमेंट। वह कीवर्ड प्लेसमेंट की मैंने बात की कि कीवर्ड प्लेसमेंट क्या कहता है, कि जिसमें वो हमें बताता है कि अ, आपके कीवर्ड की पोजीशन क्या है आपके कंटेंट में, आपकी वेबसाइट पे, आपकी पोस्ट पे। उसमें मैंने बात की कि आपके टाइटल में होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में, फिर उसके बाद बॉडी में, ऑल्ट टैग्स में एटलीस्ट होना चाहिए, सब हेडिंग में भी होना चाहिए। फिर उसके बाद माई टाइटल में जो है आपका ऑन पेज ऐसे के लिए रिकमेंडेड है कि फर्स्ट पोजीशन उसकी होनी चाहिए। अच्छा, ये बात हो गई कि जो हमें कीवर्ड प्लेसमेंट बताती है। उसके बाद हम आते हैं कि बात की कि डिस्क्रिप्टिव आपके यूआरएल्स होने चाहिए। डिस्क्रिप्टिव यूआरएल्स का मतलब ये है कि आपका एक जो है, मैं कहता हूँ कि domain.com/, इस तरह से आपने देखा होगा कि इस तरह से भी आपके
यूआरएल्स होते हैं, और एक यूआरएल है .com/, राइटर्स स्टॉप। अब इन दोनों यूआरएल्स में बहुत काफ़ी फ़र्क है। वो ये है कि ऊपर वाला जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव नहीं है, नीचे वाला जो है एक डिस्क्रिप्टिव है। जब ये होता है तो सर्च इंजन को एटलीस्ट पता चल जाता है कि जी ये वाला कीवर्ड यूज़ हुआ, ये डिस्क्रिप्टिव है, तो एटलीस्ट कोई यूज़र है या कोई सर्च इंजन है तो एटलीस्ट उसे पता चल जाता है कि इस कीवर्ड या इस लिंक पे जो है वो कौन सा कंटेंट पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद ये है कि आपका जो यूआरएल है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, इन सेंस कि आपके यूआरएल में भी कीवर्ड एटलीस्ट आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका प्राइमरी कीवर्ड जो है वो आपके यूआरएल में होना चाहिए। फिर उसके बाद बात हम करते हैं कि मेटा कीवर्ड्स जो हैं वो पहले पता हो कि यूज़ होते थे बिफोर 2009। वो कोई जो भी लोग होते थे वो अपनी वेबसाइट्स में मेटा कीवर्ड्स की फॉर्म में जो है वहाँ पे लिख देते थे सोर्स कोड में जाके। लेकिन अब से वो जो है वो फॉर्म, जो टर्मिनोलॉजी है, वो कंसेप्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है, जिसकी बेस पे जो है अब क्या होता है कि आप जो भी कीवर्ड्स आपने लिखने होते हैं वो आप अपने कंटेंट में ही जस्ट लिख देते हो, वहाँ पे मेंशन कर देते हो। क्यों? क्योंकि अब जो गूगल का सर्च इंजन है, यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ मेटा कीवर्ड्स, बल्कि मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे दराज .pk कंट्रोल यू। तो कंट्रोल एफ, मेटा कीवर्ड्स। अब यहाँ देखें कि बिफोर टू, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि बिफोर 2009 गूगल की अपडेट आई, तो इससे पहले जो है वो मेटा कीवर्ड्स की जो यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ में कंटेंट, और यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, आगे कोई कीवर्ड नहीं लिखा हुआ। वो इसकी वजह यही है कि बिफोर कमिंग टू द अपडेट ऑफ गूगल एसईओ क्या था कि यहाँ पे लोग जो है जिस कीवर्ड पे रैंक करवाना चाह रहे होते थे, या जिस चीज की वर्ड पे जो है वो फोकस करवाना चाह रहे होते थे, तो वहाँ यहाँ पे वो कीवर्ड जो है एक लिस्ट जो है किसी भी टूल से जो है उठा के, जिन कीवर्ड्स का जो सर्च वॉल्यूम है वो उठा के यहाँ पे पुट कर देते थे उन कीवर्ड्स की लिस्ट को, चाहे वो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। अच्छा, उससे क्या होता था कि हर बंदे की जो है वो वेबसाइट फिर रैंक अप होना लग गई, जिसकी बेस पे जो है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गूगल ने फिर जो है वो अपडेट ले आया है, जिसमें जो है अब जो गूगल ने रेफर किया हुआ है, रिकमेंड किया हुआ है, वो ये है कि आप अपने कंटेंट में जाके जस्ट जो है उस कीवर्ड को जो है वो पुट करते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आपको वो क्या बताता है कि जी ये वाला कीवर्ड है और आपने इतनी बार रिपीटिशन की हुई है और इसका वो है, तो वो जो सर्च इंजन का क्रॉलर है, गूगल बॉट है, बिंग बॉट है या याहू बॉट है, वो खुद जाके वहाँ से ए टू जी कंटेंट को रीड आउट करता है, क्रॉल करता है और देखता है कि कौन सा आपने कीवर्ड यूज किया हुआ है। तो इतना मतलब वो अब इतना स्मार्ट है कि आपको अपने सोर्स कोड में कीवर्ड्स का बताना नहीं पड़ता कि जी हमने ये वाला कीवर्ड यूज किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ठीक है जी। अच्छा, फिर आते हैं हम आगे। फिर हमने बात की, अब करते हैं कि आपका जो कीवर्ड है वो H1 से लेके H6 तक जो है वो कीवर्ड जो है वो आप यूज कर सकते हैं। H1 हेडिंग टैग्स। फिर उसके बाद जो है आपकी अ, एक बात होती है, यहाँ पे मैं आके बताऊं, कीवर्ड प्लेसमेंट होगी। कीवर्ड प्लेसमेंट जो है एक नेचुरल होती है और प्लस लॉजिकल। नेचुरल वर्सेस लॉजिकल का क्या मतलब है कि पहले जो है वो कीवर्ड की जो प्लेसमेंट है वो लॉजिकल किस हिसाब से है कि जी आप ऑल टेक्स्ट में लिख दें, आप टाइटल में लिख दें, आप बॉडी में लिख दें, आप जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल दें, आप टाइटल के जो है फर्स्ट पे ले आए। नेचुरल कीवर्ड प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी सेक्शन में जो है आप किस तरह से उसको यूज करते हैं। नेचुरल का मतलब ये है कि आप जब भी कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो नेचुरल वर्डिंग में जो है उस कीवर्ड की जो प्लेसमेंट है कंटेंट में जो है वो आप डालें। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक होती है आपकी ओवर ऑप्टिमाइजेशन और एक होती है अंडर ऑप्टिमाइजेशन। ओवर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो कीवर्ड है वो कीवर्ड डेंसिटी से ज़्यादा हो गया है।
लेट्स सपोज के एक 2 to 3% कीवर्ड डेंसिटी है, तो आप मतलब उससे ज़्यादा चले जाते हैं तो वो आपका ओवर ऑप्टिमाइजेशन में चला जाता है। और अंडर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपका कोई कीवर्ड है और वो कीवर्ड डेंसिटी से भी कम है। लेट्स सपोज के वो अगर आपने 2 to 3% में लिखना है तो उसका क्या है कि वो अंडर ऑप्टिमाइजेशन में चला गया और वहाँ से उसको उसके लिए उसको ज़रूरी है कि वो आप जो है उसको कीवर्ड डेंसिटी के राउंड अबाउट लिए। फिर उसके बाद बात होती है कीवर्ड डेंसिटी की भी बात होगी। कीवर्ड डेंसिटी, प्रोमिनेंस एंड व्हाट इज कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। अच्छा, कीवर्ड प्रोमिनेंस का मतलब ये है, बल्कि प्रोमिनेंस का मतलब ये है कि आप जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं, चाहे आपका वो जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है कंटेंट में, आया कि वो बोल्ड भी है या नहीं है। आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है उस पे आपने एंकर टेक्स्ट लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ। यहाँ पे मैं साथ में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को साथ में ये जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो अपना माइक जो है वो म्यूट पे रखें। अच्छा, कीवर्ड प्रोमिनेंस का मतलब ये है कि आपका जो कीवर्ड है वो बोल्ड है या नहीं है। ठीक है जी, अंडरलाइंड है या नहीं है, इटैलिक तो नहीं है, एंकर टेक्स्ट जो है वो तो नहीं लगा हुआ। अच्छा, ये अब चीज़ें क्या है कि ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में जो है वो बेहतर करती हैं कि अगर कि आप जो है अपने प्राइमरी कीवर्ड को बोल्ड कर दें या अंडरलाइन कर दें, इटैलिक कर दें या एंकर टेक्स्ट लगा दें। व्हाट इज एंकर टेक्स्ट मैं बताता हूँ। इससे क्या होता है कि जो आपकी इम्प्रूव जो होती है इम्प्रूविंग जो होती है परफॉर्मेंस कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड की, वो सर्च इंजन में वो और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। सर्च इंजन को पता चलता है कि जी ये वाला टेक्स्ट है, ये वाला प्राइमरी कीवर्ड है और इसको और ज़्यादा हाईलाइट किया होता है, जिसकी वजह से उसकी जो प्रोमिनेंस होती है कंटेंट में, पूरे कंटेंट में, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, फिर होती है एक चीज़ एक और, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होती है कि आपका कीवर्ड है, जिस तरह से मैं कहता हूँ आईफोन केसेस। अब इसमें क्या है कि ये दो वर्ड है, मतलब ये एक कीवर्ड है लेकिन ये दो वर्ड से बना हुआ है कीवर्ड। ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी को हम किस तरह से बताएंगे या डिफाइन करेंगे कि इन दो वर्ड्स के दरमियान जो है कितना डिफरेंस है। ठीक है जी। जिस तरह से मैं कहता हूँ बाय चीपर आईफोन केसेस ऑनलाइन इन पाकिस्तान। ठीक है जी। ये मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दी और एक मैं लिखता हूँ buy and get an iPhone to uh, any free of cost cases for the मोबाइल फोन। अब इसमें क्या है कि एक आपका वर्ड जो है, यहाँ से मैं इसको करता हूँ ग्रीन और साथ में मैं इसको भी ग्रीन कर देता हूँ। अब इसमें क्या है कि आप देखें कि इसमें एक ही जगह पे है जिसमें कोई और वर्ड जो है वो दरमियान में नहीं आ रहा। एक आईफोन केसेस साथ में आ रहा है और एक में जो है आईफोन जो है वो थोड़ा सा दूर है और केसेस जो है एक और दूर है। इससे क्या हो जाता है कि अब जिस तरह से ऊपर वाला जो सिनेरियो है, इसमें आपके कीवर्ड की जो प्रॉक्सिमिटी है वो और ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। तो रिकमेंड ये किया जाता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में कि आपके कीवर्ड्स जो है, आपका जो कीवर्ड है उसके अंदर वर्ड्स का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द वर्ड्स है, वो जितना कम से कम होगा वो उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। ठीक है जी। एज कम्पेयर टू द
आईफोन और ये दूसरी जो मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इसके अगेंस्ट, वो चाहे आप कंटेंट की बॉडी में लिख रहे हैं, चाहे आप वो मेटा डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं, ठीक है जी, चाहे वो आप जो है लिख रहे हैं मेटा टाइटल में लिख रहे हैं या किसी और जगह पे लिख रहे हैं। तो इस तरह से ये होती है आपकी कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने बात की कि लास्ट लेक्चर में भी बात बताया था कि आपकी एक होती है, जब आप प्राइमरी कीवर्ड करते हैं तो फिर उसके साथ जो है आपको ये भी रेकमेंड किया जाता है कि आप 3 to 5 यहाँ पे 3 to 5 जो है रिलेटेड कीवर्ड्स जो है वो भी यूज करें along with the primary कीवर्ड। इसका मतलब ये है कि आप जो है आपकी जो निच है जिस पे आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं या प्रोडक्ट लिख रहे हैं, जिस तरह से मैं कहता हूँ प्रॉपर्टीज इन लाहौर, अब ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। अब इससे रिलेटेड जो है आप कीवर्ड्स किस तरह से लिख सकते हैं, जिस तरह से मैं कहता हूँ प्लॉट्स इन लाहौर, अपार्टमेंट्स इन लाहौर, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, बिल्डिंग्स, मॉल्स, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है 3 to 5 रिलेटेड कीवर्ड्स भी जो है वो आप यूज करें अपने कंटेंट में। अच्छा, इन रिलेटेड कीवर्ड्स को हम क्या कहते हैं, LSI कीवर्ड्स। LSI से क्या बनता है, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, ठीक है जी, लेटेंट सिमेंटिक, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, LSI कीवर्ड्स इन्हें कहते हैं, जो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, जिसे आप स्कैंडी कीवर्ड्स भी आप कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये बात हुई। फिर उसके बाद जो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन, यूनिक इमेज होना चाहिए आपका, जिसके अंदर जो है आपका टाइटल जो है आपके इमेज का वो हो क्या होना चाहिए, वो भी कीवर्ड पे होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपका कीवर्ड जो है आल्ट टैग्स में भी होना चाहिए। इवन के जो है आपका जो इमेज है वो कंप्रेस्ड होना चाहिए, उसकी कम से कम जो है फाइल साइज होना चाहिए, वो इस वजह से कि साइट स्पीड में जो है वो आपको बेहतर करता है कि आपकी साइट स्पीड जो है वो कम से कम हो, ठीक है जी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आती हैं कि आपका बोल्ड कीवर्ड हो, ऑल टैग्स होना चाहिए, आपका यूज़र एक्सपीरियंस के लिए जो है वो इंटरनल लिंकिंग जो है वो आपकी बेहतर होनी चाहिए, जिसे आप कॉन्टेक्चुअल इंटरनल लिंकिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बात हुई यहाँ पे आल्ट एंकर टेक्स्ट क्या होता है। एंकर टेक्स्ट क्या होता है कि जिस तरह से मैं कहता हूँ मेरा कीवर्ड है, जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि प्रॉपर्टीज इन लाहौर। अब इस प्रॉपर्टीज इन लाहौर जो है ये कीवर्ड है, तो साथ में जो है मैं इस पे हाइपर लिंक लगाना चाहता हूँ, जिस तरह से आप कहते हैं कि जी मैं इस पे इंटरनल लिंक लगाना चाहता हूँ या आउटर लिंक लगाना चाहता हूँ, तो इसे जिस टेक्स्ट के ऊपर आपका लिंक लगता है उसे आप क्या कहते हैं, एंकर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ होगी। अच्छा, फिर उसके बाद ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट है, इसको हम अगेन जो है वो करते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ से मैं अपना ओपन कर लेता हूँ अपनी वेबसाइट, बल्कि इससे पहले जो है यहाँ पे मेटा रिपोर्ट्स .txt साइट मैप। अच्छा,
वर्डप्रेस में जो है हम बाद में आते हैं, इस चेकलिस्ट के में भी जो है हम बाद में आते हैं। पहले ये जो 3 चीज़ें हैं इस पे हम मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है ताकि आप लोगों को पता हो। फिर उसके बाद हम चेकलिस्ट की तरफ आएंगे। चेकलिस्ट जो है उसको डिस्कस करना कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, व्हाट व्हाट आर द मैटर बोर्ड्स। अब क्या होता है कि मैटर बोर्ड्स क्या होते हैं जी? किसी को पता है जी व्हाट आर द मैटर बोर्ड्स क्या होते हैं जी? सर जो से मीटा टैग्स लगाते हैं हम उसमें हेडर में, उसे कहते हैं। नहीं, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, जी कोई और पर्सन? अच्छा, मैटर बोर्ड्स क्या होते हैं कि मैटर बोर्ड्स एक ऐसा HTML टैग्स होते हैं। HTML टैग्स मैं फिर बात बता रहा हूँ कि मैटर बोर्ड्स क्या होते हैं कि एक ऐसा HTML टैग है या एक ऐसी HTML कमांड होती है कि जो सर्च इंजन को कहती है कि जी आपने ये स्पेसिफिक पेज या ये जो पोस्ट है ये आपने इसको क्रॉल नहीं करना, ठीक है जी, या इसको आपने क्रॉल करना है तो इसको आपने इंडेक्स नहीं करना, ठीक है जी। तो अगर आपने इसको इंडेक्स करना है तो इसको आपने क्रॉल भी नहीं करना। इसका क्या मतलब है, जिस तरह से कि आपके किसी वेबसाइट पे जो है कोई एक ऐसी पोस्ट या स्पेसिफिक जो है वो आप चाहते हैं, या कोई ऐसा पेज है या कोई ऐसा लिंक है जो आप चाहते हैं कि जी इसको हमारा सर्च इंजन जो है आके उसको ना तो क्रॉल करे ना इंडेक्स करे, ठीक है जी, ना ही उसको रीड आउट करे और ना ही सर्च इंजन रिजल्ट पेज में सर्च में जाके वो उसको इंडेक्स करे, उसको शो करवाए। क्यों? क्योंकि उसको आप चाहते हैं कि जी वो चीज़ बहुत ज़रूरी है नहीं। जिस तरह से मैं यहाँ पे कहता हूँ रोबोट्स, यहाँ पे गूगल पांडा, जी अब यहाँ पे आप देखेंगे फूड पांडा पे ये इसके सोर्स कोड में मैं लेके आया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा रिपोर्ट्स। तो ये सोर्स कोड में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेटा नेम रिपोर्ट्स कंटेंट इंडेक्स फॉलो। अच्छा, अब ये आप लोगों ने एक तो कंफ्यूज नहीं होना, वो इस वजह से कि कुछ वेबसाइट्स में ये लिखा होता है, ये HTML कमांड लिखी होती है और कुछ में ये नहीं लिखी होती। बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे फिर बता रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये कमांड किसी वेबसाइट में लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई तो सर्च इंजन उसको फॉलो भी करेगा और इंडेक्स भी करेगा। जिस तरह से इसके आगे जो है लिखा हुआ है इंडेक्स कॉमा और फिर उसके बाद फॉलो। इसका मतलब ये है कि इसको ये अलाउ कर रहा है, ये सोर्स कोड या ये कमांड कि जी आप इसको आके इंडेक्स भी कर सकते हो और इसको फॉलो भी कर सकते हो, क्रॉल भी कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जी सर्च इंजन जो भी कोई आता है इस पे वो इसको फॉलो भी कर सकता है, क्रॉल भी कर सकता है और इसको साथ में इंडेक्स भी कर सकता है। अब ये है कि अगर किसी वेबसाइट पे ये नहीं लिखा होता टैग, तो बाय डिफॉल्ट भी क्या है कि सर्च इंजन को जो है वो ये होती है कमांड होती है कि वो इसको फॉलो भी क्रॉल भी कर सकता है और इसको इंडेक्स भी कर सकता है, ठीक है जी। तो अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि जी कोई जो पेज कोई स्पेसिफिक कोई पोस्ट जो है वो अगर आप चाहते हैं कि जी वो उसको फॉलो ना करे, वो उसको इंडेक्स ना करे, तो फिर क्या होगा जी, वो आप यहाँ पे जिस तरह से इंडेक्स लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, नो इंडेक्स नो फॉलो कर देंगे, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल इसी तरह से है कि जिस तरह से मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे बल्कि मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि फॉर टॉप इस्लामाबाद। अब जिस तरह से ये एक स्पेसिफिक पेज है,
ठीक है जी, जिस पे क्यूरी जो है वो लगी हुई है कि जी ये वाला रेस्टोरेंट है और इसको, तो इसको मे बी अगर आप जो है वो क्या कहते हैं कि अगर आप नहीं करवाना चाहते, फॉलो नहीं करवाना चाहते, इंडेक्स नहीं करवाना चाहते, तो आप क्या करेंगे, उसी के आगे जो है कंटेंट और फिर उसके बाद जो है आगे नो इंडेक्स नो फॉलो लगा देंगे। अब ये जो चीज़ होती है ये आपकी एक स्पेसिफिक पोस्ट या स्पेसिफिक लिंक के लिए होती है, ठीक है जी। यहाँ पे जो है वो लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेटर बोर्ड्स और बोर्ड डॉट टेक्स्ट में जो है क्या फ़र्क होता है, या ये क्या एक चीज़ तो नहीं है। मेटर बोर्ड्स जिस तरह से मैंने बात की कि यहाँ पे HTML कमांड है, ठीक है जी। जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपका कोई भी पेज है, आप उससे कहते हैं कि जी इसको इंडेक्स ना किया जाए, इसको फॉलो ना किया जाए, इसको क्रॉल ना करे कोई सर्च इंजन, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से मैं बात करता हूँ कि आप जो है वो आरिफ इफ्तिकार का यहाँ पे था कि वो आप मेटा रिपोर्ट से भी आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। या आप फिर robots.txt फाइल से भी जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आपका एक वो आ रहा है कि जी वो 2 फॉलो कर रहा है, तो उसमें जो है मेटा रोबोट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। और मेटा रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। मेटा रोबोट्स क्या है कि एक छोटा-सा एक एक लिंक हो या एक पोस्ट हो, मतलब स्पेसिफिकली इंडिविजुअल अगर कोई आपके पेजेस हैं तो उसके लिए मेटा रोबोट्स को यूज़ किया जाता है कि जी ये सर्च इंजन को बता दिया जाए कि जी आप इस पोस्ट को या इस सेक्शन को जो है वो आप जो है वो ना करें, इस पोस्ट को या इस लिंक को आप क्रॉल भी ना करें और इंडेक्स भी ना करें, ठीक है जी। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, अगर आप नहीं लगाएँगे तो सारी आपकी पोस्ट जो है, सारे आपके लिंक्स जो हैं वो इंडेक्स भी हो रहे होंगे और साथ में क्रॉल भी हो रहे होंगे। अच्छा, फिर अब आ जाते हैं robots.txt क्या होती है। robots.txt जो होती है ये एक फ़ाइल होती है, टेक्स्ट फॉर्म में होती है। ये आप जो है अपनी होस्टिंग फाइल्स पे जाके, जहाँ पे आपकी होस्टिंग फाइल्स पड़ी होती हैं किसी भी होस्टिंग सर यहाँ पे मेरी एक क्यूरी है, ज़रा मुझे ये हम्म, बता दें कि रोबोट्स को हम सिर्फ इंडेक्स करने के लिए ये मेटा रोबोट्स को कहते हैं, कि उसको रोबोट्स को फॉलो करवाना है या अनफॉलो करवाना है? क्या करवाने? फॉलो क्रॉलिंग के लिए। जी जी, वही कह रहा हूँ, क्रॉलिंग के लिए भी और इंडेक्स के लिए भी, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि जी उसको क्रॉल ना करे, ठीक है, इंडेक्स ना करे, तो आप जो है वो नो इंडेक्स और वो करेंगे। और ये सर्च इंजन्स के लिए होता है, वेब क्रॉलर्स के लिए होता है कि वो या ना तो इसे वो करे। अब इसी तरह ही बात कर रहा हूँ कि robots.txt ये होती हैं फाइल्स, होती हैं टेक्स्ट फॉर्म में। अब इनके लिए क्या होता है कि जिस तरह से मैंने बात की कि मेटा रोबोट्स क्या होते हैं कि एक सर स्पेसिफिक दूसरा भी है कि रोबोट्स क्रॉलिंग कितने दिन में करते हैं ये? कितने दिन में करते हैं क्रॉल कितने। हाँ, जी क्रॉलिंग कितनी देर मैं में बताता हूँ, करते हैं? बताता हूँ। अच्छा, robots.txt फाइल क्या होती है कि अगर आप पूरा ही अपनी वेबसाइट का कोई एक पूरा सेक्शन जो है जिसमें आप कहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी एक पूरी वेबसाइट है, उसमें मैं एक पूरी कैटेगरी को, जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इसकी पूरी इस कैटेगरी को जो है वो इंडेक्स नहीं करवाना चाहता या क्रॉल नहीं करवाना चाहता सर्च इंजन से, तो उसके लिए क्या है कि मैं उस पूरे सेक्शन को ही जो है वो सर्च इंजन को बता दूंगा कि जी इसको आप आके जो है वो ना तो क्रॉल करें ना तो इंडेक्स करें। अब जिस तरह से मैं कहता हूँ कि मेरा जो सेक्शन है डैशबोर्ड का, मेरे वर्डप्रेस का, तो मैं उसको नहीं करवाना चाहता। एक उसके बाद क्या है कि robots.txt फाइल को आप बनाते किस तरह से हैं? आप कोई भी नोटपैड की जो फाइल होती है उसको ओपन करें। अच्छा, उसका जो सिंटैक्स होता है robots.txt का, यूजर एजेंट कॉलन और हिस्टेरिक। हिस्टेरिक का क्या, ये आपका किसी भी जो robots.txt फाइल होती है उसका ये सिंटैक्स होता है। हिस्टेरिक का मतलब क्या होता है कि फॉर ऑल सर्च इंजन। इसका मतलब ये है कि आप सारे सर्च इंजन को कह रहे हो। अगर आपने किसी स्पेसिफिक सर्च इंजन को बताना है तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख दोगे गूगल, गूगल बॉट, ठीक है जी। आप इस तरह से लिख दोगे। अच्छा, फिर उसके बाद robots.txt फाइल में जो है वो ये तो पहला वर्ड हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं कहता हूँ जिस तरह से हिस्टेरिक लगा दिया कि मैं सारे सर्च इंजन को बता रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे जो है इसके दो वर्ड्स यूज होते हैं उसके लिए। एक होता है अलाउ कॉलन और डिसअलाउ, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका यूज होता है
कोई भी सिंटेक्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो पेज है, जिस तरह से मैं कहता हूँ कि सर्च इंजन जो है वो आके मेरे WP एडमिन सेक्शन को जो है वो रीड आउट ना करे, उसको क्रॉल ना करे, उसको इंडेक्स ना करे, तो उसके लिए मैंने क्या किया, WP एडमिन मैंने लिख दिया। इसी तरह से ही अलाउ करता हूँ मैं, और आगे कुछ भी नहीं लिखता। इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो है मैं सबको बता रहा हूँ, सारे सर्च इंजन को बता रहा हूँ कि मेरे सारे सेक्शन, मेरी वेबसाइट पे जितने भी सेक्शन है, कितनी भी कैटेगरीज हैं, वो उसको आके कर सकता है। और बाय डिफॉल्ट इसी तरह से ही, जिस तरह से मैंने बताया कि मेटा रोबोट्स जो है टैग्स अगर आपकी HTML वेबसाइट पे नहीं पड़े, ठीक है, इसी तरह से robot.txt फाइल्स भी जो है कुछ वेबसाइट्स की होस्टिंग फाइल्स पे नहीं पड़ी होती। तो उसका भी क्या मतलब होता है कि सर्च इंजन बाय डिफॉल्ट फिर क्या होता है कि आपके उन सेक्शंस को भी अलाउ का होता है, उसको वो क्रॉल करता है और इंडेक्स करता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि robot.txt फाइल आप बना के आप उसको अपलोड करना चाहते हैं और आप सर्च इंजन को कहते हैं कि जी ये वाला सेक्शन जो है वो मेरा ना किया जाए, तो उसके लिए आप जो है वो फिर robot.txt फाइल यूज करते हैं। मेटा रोबोट्स को आप क्यों यूज करते हैं कि अगर कोई आपका स्पेसिफिक जो आपका कोई सेक्शन है, कोई आपका आपकी पोस्ट है, जिस तरह से आपका कोई एक लिंक है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, मेटा रोबोट्स की HTML टैग जो है वो उसका जो कमांड है वो यूज करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद साइट मैप। व्हाट इज अ साइट मैप, किसी को बताओ जी, व्हाट इज अ साइट मैप? नहीं पता? अच्छा, साइट मैप क्या होता है कि साइट मैप इज लाइक अ, जी आरिफ इफ्तिखार साहब। सर साइट मैप होता है कि आप उसको, जो आपका जो सर्च इंजन है उसको आप अपनी साइट का मैप देते हैं कि मतलब आपके उसके लिंक देते हैं कि ये आपकी वेबसाइट के लिंक है जो उसको क्रॉल करना है उसने। अच्छा, रोड साइट मैप क्या होता है कि इट्स लाइक अ रोड मैप, या जिस तरह से एक फ्लो चार्ट होता है, या आप किसी भी मॉल में जाते हैं तो उसके किसी भी जगह पे जो है एंट्रेंस पे या एग्जिट पे जो है वो मैप लगा होता है। उसका क्या होता है, बताने का मकसद क्या होता है कि वो आपको एक A to Z जो है वो बता रहा होता है कि जी किस तरह से इस बिल्डिंग में कौन कौन सा फ्लोर कहाँ पे है, कौन कौन से रूम्स कहाँ पे हैं और किस तरह से। इसी तरह से ही आपकी वेबसाइट का भी एक तरह से रोड मैप होता है, जो कि सर्च इंजन को बताता है कि जी मेरा ये मेरे ये पेजेस हैं, मेरी ये पोस्ट है, और वो कहाँ कहाँ से उनके क्या लिंक्स हैं वो ये हैं। और साइट मैप क्या होता है, साइट मैप भी इस तरह से ही एक फाइल होती है। साइट मैप जो है वो XML बेस्ड लैंग्वेज होती है। XML इज़ अ एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, और इसको भी जो है आप क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद आप जो है होस्टिंग फाइल्स में, जहाँ पे आपकी वेबसाइट की होस्टिंग जहाँ से आपने ली होती है, वहाँ पे जाके ये इसको आपने पोस्ट करना होता है। अब उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ से हम देखते हैं कि हाउ टू जनरेट अ साइट मैप एंड देन डाउनलोड इट एंड अपलोड इट। अच्छा, यहाँ पे हम जाते हैं साइट मैप जनरेटर, यहाँ से ये पहले लिंक को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जो है मैंने अपनी वेबसाइट का साइट मैप ओपन किया, यहाँ से क्रॉलिंग योर वेबसाइट। अब ये क्या कर रहा है कि मेरी वेबसाइट पे जितने भी पड़े हुए हैं लिंक्स और पेजेस, वो उनको डाउनलोड कर रहा है, और वो एक मुझे XML बेस्ड लैंग्वेज में जो है वो एक फाइल बना के दे देगा। यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं अपना डैशबोर्ड। जिन जिन के पास अभी लैपटॉप अवेलेबल है तो वो यहाँ से डाउनलोड कर लें इस फाइल को। अच्छा, योस्ट SEO में मैं आ रहा हूँ, यहाँ से टूल्स में बेटा तो छोड़ना करो, मेरा लेक्चर ले रहा हूँ।
यहाँ पे ये अपलोड कर रहा है। अच्छा थैंक यू। साथ में जो है मैं गूगल सर्च कंसोल का भी बता देता हूँ। यहाँ से आपने गूगल ओपन करना है। ये आप देख लें कि नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर मैं अगेन अगेन नहीं बताऊँगा। गूगल सर्च कंसोल आपने एंटर करना है। यहाँ से गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल क्या है कि एक जो गूगल ऑनर, जो आपकी वेबसाइट ओनर्स होते हैं, उनको साइट मैप ऐड करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए, क्रॉलिंग इश्यूज, इंडेक्सिंग इश्यूज जो होते हैं उसको देखने के लिए गूगल सर्च कंसोल जो है वो यूज़ होता है। इस पर आप क्लिक करेंगे। इसको आपको पहले जो है कनेक्ट करना पड़ता है, और कनेक्ट करने के लिए जो है क्या करना होता है कि यहाँ पे स्टार्ट नाउ, उसके बाद जो है गूगल सर्च कंसोल जो है वो आपसे पूछता है कि आपकी वेबसाइट क्या है, तो आप अपनी वेबसाइट बताते हो। वेबसाइट बताने के बाद वो आपको एक जो है वो कोड देता है वेरिफिकेशन। उस कोड को जो है आपने अपनी वेबसाइट के हेड टैग्स में जो है लिखना होता है, पेस्ट करना होता है। अब जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई स्टूडेंट है जिसका नहीं है करने वाला, तो वो मुझसे शेयर करे और मैं फिर वहाँ से सबको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा जो है वो हुआ हुआ है। अदरवाइज कोई भी स्टूडेंट है, वो जो जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो वो यहाँ से भी स्टार्ट करें गूगल सर्च कंसोल को ऐड करना, ताकि जो है कहीं पे जिस स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही तो वो मुझे बताए और फिर उसको हम देखते हैं। जी तो अच्छा, यहाँ पे हमारा साइट मैप जो है वेबसाइट का वो डाउनलोड हो गया। इसको हम व्यू साइट मैप डिटेल्स में जाके इसको डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट मैप, इसको मैंने सेव कर लिया। इस फाइल को हम ओपन करके देखते हैं कि ये फाइल है क्या, और इसमें चीज़ है क्या चीज़। अच्छा, जब हमने ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि इस फाइल में मेरी वेबसाइट के जो लिंक्स हैं या पोस्ट के जो लिंक्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से आपकी एक्सएमएल की जो ये होती है साइट मैप की शीट। अच्छा, इस फाइल को जो है आपने क्या करना होता है, आपकी जो होस्टिंग फाइल्स हैं, जहाँ पे आपकी होस्टिंग पड़ी हुई है जिस वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आपने इसको पेस्ट करना होता है। वहाँ पे जाके आपने इसको अपलोड करना होता है रूट डायरेक्टरी में। ठीक है जी। वहाँ से आप यहाँ से अपना कोई भी आपकी जो वेबसाइट की पड़ी हुई हैं फाइल्स, वहाँ पे जाके आप लॉगिन करेंगे और इस फाइल को आपने जाके अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद गूगल सर्च कंसोल में आना है। गूगल सर्च कंसोल जिस स्टूडेंट का जब वो हो जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या आना है कि उसने यहाँ पे साइट मैप के इस जगह पे आना है, और यहाँ पे उसने लिखना है, जिस तरह से अब ये देखें कि मेरा यहाँ पे साइट मैप डॉट एक्सएमएल हुआ हुआ है, तो इसी तरह से आपकी यहाँ पे डोमेन लिखी होगी, और उसके आगे आपने लिखना है साइट मैप डॉट एक्सएमएल आफ्टर अपलोडिंग दैट फाइल। ठीक है जी। जब आपने वहाँ पे अपलोड कर देनी है, यहाँ से आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से सबमिट करने के बाद जो है वो आपको बता देगा कि जी आपका जो साइट मैप है वो सबमिट हो चुका है। ठीक है जी। जी, समझ आइए किसी स्टूडेंट को समझ आई है?
किसी स्टूडेंट का ओपन हुआ है तो वो मुझे बताएं, मैं उसको करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए साइट मैप किस तरह से करते हैं और गूगल सर्च कंसोल को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। जी बिलाल, मोहम्मद बिलाल, आरिफ, आप में से किसी को समझ आई है? अली सलमान, अहमद, रमज़ान, कोई स्टूडेंट तो बताए जी मुझे। जी सर, आ गई है समझ में, ये प्रोसेस कर चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा ठीक है, सर्च कंसोल में वो वैलिडेट हो गया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है जी। किसी स्टूडेंट को भी अगर समझ नहीं आती तो यहाँ से मुझसे दोबारा से जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये होता है आपका साइट मैप फाइल, और इसको किस तरह से अपलोड करते हैं। अब हम आते हैं बैक पे। अब हम अपनी SEO ऑन पे जो चेकलिस्ट है उसको रीड आउट कर लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी ऑन पेज SEO में चीज़ें होती हैं और उनको उनको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। अच्छा, पहली बात है कि ऑन पेज SEO चेक लिस्ट ये मेक श्योर करती है कि आपका जो कंटेंट है, आपका जो कीवर्ड है, वो आपके कंटेंट पे पड़ा हुआ है और किस तरह से उसको यूज हो रहा है। पहला जो आपका कीवर्ड आता है, जो पहला पॉइंट आता है वो ये है कि परफॉर्म कीवर्ड रिसर्च। अब परफॉर्म कीवर्ड रिसर्च जो है वो एक छोटा सा मतलब 3 लफ्जों का पॉइंट है, लेकिन इसमें ये बहुत बड़ी चीज़ है कि परफॉर्म कीवर्ड रिसर्च। परफॉर्म कीवर्ड रिसर्च का मतलब ये है कि जब भी आपने कोई कंटेंट लिखना है, ऑन पेज एसईओ करनी है किसी भी पेज की, तो आप सबसे पहले जो है कीवर्ड रिसर्च करते हैं उस चीज़ को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसके कंटेंट को। पहले आपने ये डिसाइड करना है कि जी मैंने यहाँ पे कौन सा कीवर्ड जो है वो लिखना है, और उसके स्टेप के लिए कौन सा मैंने डिसाइड करना है, और उसके स्टेप के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कीवर्ड मैपिंग करना पड़ती है। जिस तरह से मैंने बात की कि आप पहले जो है यहाँ से ऊबर सजेस्ट पे आएंगे, इसको मैं रिमूव कर दूँ, इसको भी, इसको भी कर दूँ, इसको भी। ऊबर सजेस्ट पे है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी मेरा जो कीवर्ड है वो है गूगल कोर अपडेट। अब मेरा कीवर्ड क्या है जी, गूगल कोर अपडेट। और गूगल कोर अपडेट पे जो है मैं पहले ही रिसर्च देखूंगा कि जी मेरे कीवर्ड पे क्या क्या चीज़ कितना वॉल्यूम मिल रहा है और कितनी डिफिकल्टी है। अब जो सर्च वॉल्यूम है 480 है। एसईओ डिफिकल्टी जिस तरह से मैंने बात की कि इसको आप कंपटीशन में भी ले ला सकते हैं, जिस तरह से गूगल कीवर्ड प्लानर आपको क्या कहता है वहाँ पे कंपटीशन होता है, तो यहाँ पे आपकी क्या होती है एसईओ डिफिकल्टी। पेड डिफिकल्टी CPC आपका कुछ नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। तो अब ये वाला कीवर्ड जो है वो मैंने यूज करना है। इसके अलावा जो कीवर्ड और आइडियाज जो है अगर मैं यूज करना चाहता हूँ तो वो नीचे उसने दिए हुए हैं। अब इस कीवर्ड को जो है मैं जब यूज करूंगा तो मुझे पता होगा कि एटलीस्ट जो है इसके अगेंस्ट में कितनी सर्चेज हैं या डिफिकल्टी मुझे क्या मिलेगी। अच्छा, फिर उसके बाद बात हुई कि दूसरा पॉइंट क्या है कि चूज वन प्राइमरी कीवर्ड। जिस तरह से पहले भी बात की कि आपने प्राइमरी कीवर्ड जो है एक ही चूज करना होता है जिस पे आप फोकस करवाना चाह रहे होते हैं, जिस पे आप जो है अपनी पोस्ट कंटेंट या पेज को जो है वो रैंक अप करवाना चाह रहे होते हैं, वो आपका प्राइमरी कीवर्ड जो है वो एक ही होता है। रिलेटेड कीवर्ड आपके जो LSE कीवर्ड्स हैं वो आपके 3 से 5 हो सकते हैं। सेकेंडरी कीवर्ड्स जिसे आप कहते हैं वो भी आपके हो सकते हैं। और सेकेंडरी कीवर्ड्स या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिन पे आपका कंटेंट जो आपका पेज जो है वो जल्दी जो है थोड़े से वक्त में जो है वो रैंक अप हो जाता है। लेकिन प्राइमरी कीवर्ड जो ऐसा होता है जिस पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिस पे आपको ज़्यादा जो है कंटेंट डालना पड़ता है, जिस पे आपको ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट क्या है कि कंटेंट प्लान फॉर कीवर्ड। इसका मतलब ये है कि जब आप कीवर्ड आपने कर लिया, डिसाइड कर लिया, तो फिर आपको अपना कीवर्ड के हिसाब से जो है अपने कंटेंट को भी प्लान करना पड़ता है कि जी मैंने कितना कंटेंट लिखना है
उस पे रिसर्च आप करते हैं, फिर उसके बाद आप उसकी एक प्लानिंग करते हैं, उसका एक स्केच बनाते हैं और फिर उसके बाद आप उसको यूज़ करते हैं। चूज़ 3 to 5 रिलेटेड कीवर्ड्स, जिस तरह से यहाँ पे भी बात हुई भी है। रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, LSI कीवर्ड्स 3 to 5। फिर उसके बाद राइट द टाइटल विथ प्राइमरी कीवर्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी जो पोस्ट है, आपका जो पेज है, उसका कंटेंट जो है या उसका जो हेडलाइन जो है, उसका टाइटल कीवर्ड से जो है, कीवर्ड उसमें होना चाहिए, प्राइमरी कीवर्ड ज़रूरी है उसमें होना चाहिए। फिर उसके बाद बात आई कि आपकी जो कंटेंट की बॉडी है, उसके अंदर 300 वर्ड्स एटलीस्ट होने चाहिए। अब जिस तरह से मैंने बात की कि कुछ लोग होते हैं कि उनकी वर्डप्रेस नहीं होती, वो दूसरी होती है, तो एटलीस्ट ये चेकलिस्ट जो है उनके लिए बेहतर है कि वो इस चेकलिस्ट को देखें कि जी इसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं। वरना अदरवाइज जो वर्डप्रेस वाले हैं, वर्डप्रेस वालों के लिए बेहतर है कि वो योस्ट एसईओ यूज़ कर रहे होते हैं। योस्ट एसईओ उनके कंटेंट में ये चीज़ें जो हैं वो मेक श्योर कर रहा होता है कि आपने कितनी चीज़ें जो है अपने कंटेंट में लिखी और कितनी बार लिखी और किस तरह से लिखी। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद टाइटल इन H1 टैग। इसका मतलब ये है कि आपके जो कंटेंट का जो H1 टैग होता है HTML में, H1 टैग इसका का मतलब क्या है कि आपकी जो सबसे बड़ी जो हेडलाइन होती है आपके कंटेंट में, उसमें भी आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए या आपका जो टाइटल है उसमें होना चाहिए आपके कंटेंट का। राइट ओरिजिनल एंड हाई क्वालिटी कंटेंट। इसका मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है वो एक तो ओरिजिनल होना चाहिए, चाहे मे बी आप जो है पैराफ्रेज कर रहे हैं, किसी को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अपने वर्डिंग में जो है उसको यूज़ करें, उसको कॉपी ना करें। हाई क्वालिटी कंटेंट, आप इसका मतलब ये है कि हाई क्वालिटी का मतलब ये है कि आप या तो ऐसे वर्ड्स यूज़ करें या आप उसको मोबाइल फ्रेंडली या यूज़र फ्रेंडली जो लैंग्वेज है वो यूज़ करें। जिस तरह से 9th हमारा जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि राइट फॉर एन 8th ग्रेड रीडिंग लेवल। इसका मतलब ये है कि 8th ग्रेड रीडिंग लेवल वो होता है कि जो यूज़र फ्रेंडली होता है। ठीक है जी, उसको रीडेबिलिटी जो उसका इम्प्रेशन होता है वो अच्छा होता है, उसमें इतनी मुश्किल जो है इंग्लिश नहीं लिखी होती। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं और चीज़ें भी लिखता हूँ, जिस तरह से मैं कहता हूँ एक्टिव वॉइस जो है सेंटेंसेस होने चाहिए 20 वर्ड से, बल्कि 15 वर्ड्स से ज़्यादा जो है वो आपके आपके सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। अ, फिर उसके बाद एक्टिव वॉइस भी हो, एक्टिव वॉइस हो गया, 15 वर्ड्स हो गया। ट्रांजिशन जो वर्ड्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स कैसे होते हैं कि एज अ रिजल्ट, बिकॉज ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है जी, ड्यू टू, ठीक है जी, इस तरह के वर्ड्स जो कि दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ऐड द प्राइमरी कीवर्ड फ्रॉम 2 to 3% कीवर्ड डेंसिटी। अब जिस तरह से यहाँ पे बात हुई है कि आप उसकी जो रेशियो है आपके प्राइमरी कीवर्ड की वो 2 से 3% होनी चाहिए कंटेंट में। अब यहाँ पे एक वो बिलाल ने पूछा हुआ था कि जी सर कौन सी होती है ग्रे हेड या क्या, तो अब इसी तरह से ही 3% अगर आपकी कीवर्ड डेंसिटी है या 2.5 है तो वो मे बी ग्रे हेड हो। ठीक है, वो किस तरह से कि ग्रे हेड, जिस तरह से मैंने बात की कि ग्रे हेड ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि जिनके बारे में अभी श्योर नहीं है कि वो फॉल करती हैं वाइट हैट में या ब्लैक हैट में, तो वो ग्रे हैट होती है। अब कीवर्ड डेंसिटी का अभी तक जो है वो नहीं है, श्योर नहीं है कि 3% जो है वो ब्लैक हैट में आती है या नहीं आती। तो इस वजह से ग्रे हैट एसईओ को ना यूज़ करने की वजह ये बताई जाती है कि मे बी वो इन फ्यूचर जो है वो टेक्निक्स जो है उनके बारे में कोई ना कोई पॉलिसी आ जाए जिसकी वजह से वो ब्लैक हैट में जो है वो फॉल कर जाए। ठीक है, तो अगर आप यूज़ करते हैं 3% या 3.5%, तो वो आपकी आप यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन वो रिकमेंड नहीं की जाती। ठीक है, कि मे बी अगर वो इन फ्यूचर अगर आती है तो आपका कंटेंट जो है वो उसमें फॉल करेगा और वो ब्लैक हैट में चली जाएगी। फिर उसके बाद मेक योर कंटेंट स्कैनेबल। स्कैनेबल का वही बात आ गई, ये जो तीन चीज़ें हैं ये स्कैनेबल में आएंगी कि आपका एक्टिव होना चाहिए, 15 वर्ड्स होने चाहिए, सिंपल आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज होनी चाहिए,
रोबोटिक वर्ड्स नहीं होने चाहिए, ट्रांजिशन वर्ड्स यूज़ करें आप। फिर उसके बाद प्राइमरी कीवर्ड इन सब हेडिंग। इसका मतलब ये है कि आप जो है 7 या 5 3 सब हेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आपका एटलीस्ट जो है वो प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। यूज़ द प्राइमरी कीवर्ड इन द फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में और लास्ट पैराग्राफ में ना भी हो तो ठीक है, लेकिन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए कंपलसरी है कि आपका जो कीवर्ड है वो फर्स्ट पैराग्राफ में ज़रूर होना चाहिए। ऐड रेलिवेंट इंटरनल लिंक्स विद टारगेटेड एंकर टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है कि आपके जो है आपको चाहिए कि आप उसमें इंटरनल लिंक्स भी जो है अपनी पोस्ट में, अपने ब्लॉग्स में वो लिखें, अपने कंटेंट में डालें, ताकि आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो बढ़े। बाउंस रेट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ विजिट्स, ठीक है, ऑन योर वेबसाइट। ये होता है आपका बाउंस रेट। वो बाउंस रेट जो है उसको बढ़ाने के लिए, एंगेजमेंट रेट को बढ़ाने के इंटरनल लिंक्स को ऐड किया जाता है, ताकि आपका यूज़र जो है वो आपकी ही वेबसाइट पे रहे, चाहे वो दूसरी वेब पोस्ट पे चला गया है, लेकिन वो आपकी ही वेबसाइट के प्रेमिसेस में है। फिर उसके बाद एटलीस्ट वन इमेज। आपकी जो पोस्ट हैं उनमें एटलीस्ट एक इमेज तो ज़रूर होना चाहिए, जिस तरह से हम आगे बात करेंगे, क्योंकि फीचर्ड इमेज होता है आपकी वेबसाइट का, ठीक है जी। तो वो आप जो है वो यूज़ करें। फिर उसके बाद प्राइमरी कीवर्ड जो है जो आप यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से पहले अभी बात की कि आपका इमेज के टाइटल में भी होना चाहिए और फिर ऑल टैग्स में भी होना चाहिए। ऑल टैग्स जिस तरह से मैंने बात की कि अल्टरनेटिव टैग्स होते हैं जो कि सर्च इंजन या क्रॉलर को बताने के लिए होता है, उसको समझाने के लिए कि जी हमारा जो ये इमेज है वो इस चीज़ के बारे में है, ठीक है। साइज इमेज प्रॉपरली, इमेज का जो साइज है वो कम होना चाहिए। जितना कम होगा तो आपकी साइट स्पीड जो है वो बेहतर होगी। ऑप्टिमाइज मेटा टाइटल। टाइटल जो है वो आपका ऑप्टिमाइज होना चाहिए, जिस तरह से पहले भी बात की कि आपका जो टाइटल है वो 60 to 70 कैरेक्टर्स के राउंड अबाउट होना चाहिए। आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो 142 170 160 कैरेक्टर्स के पे होना चाहिए, मतलब इंक्लूडिंग स्पेसेस एज वेल। फिर उसके बाद जो है असाइन रेलेवेंट टैग्स एंड कैटेगरीज। जो आपकी जो पोस्ट होती है, जो आपका कंटेंट होता है, उसकी कोई कैटेगरी या टैग्स आप इंक्लूड करें। वर्डप्रेस में हम देखेंगे कि टैग्स क्या होते हैं और कैटेगरीज किस तरह से होती हैं। फिर उसके बाद आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो भी ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है वो कोई भी लाइन उठा के आप लिख दें, उसमें आपका, जिस तरह से मैंने बात की कि आपका प्राइमरी कीवर्ड भी उसमें होना चाहिए और फिर उसके बाद उसको आप ऑप्टिमाइज करके लिखें, इस तरह से ना लिखें, ठीक है जी। तो ये चीज़ें थी आपकी ऑन पेज एसईओ के अकॉर्डिंग। किसी को कोई और क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। अभी एक स्टूडेंट थे जो मुझे कह रहे थे गूगल कीवर्ड प्लानर का, आई थिंक रमज़ान है, आई थिंक। तो रमज़ान साहब आप मुझे अपना शेयर करें तो ताकि मैं आपको वो जो है बताऊं कि गूगल कीवर्ड प्लानर को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, किस तरह से देखते हैं। सर मेरी भी एक क्यूरी थी जी जी कि फिलहाल आप कर लें आप। जी सर, कीवर्ड का मैंने कहा था कि कीवर्ड पर एक्सपोर्ट करते हैं सीएसवी फाइल में, फिर उनके कंपटीशन लो टू हाई सर जैसे चेक करते हैं वो हाँ जरा ये बता दें। ये अब देखें बिलाल, यहाँ पे ये मैंने जिस तरह से कीवर्ड को सर्च आउट किया हुआ है उबर सजेस्ट में, यहाँ से आप कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक करेंगे। कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन देगा, भी देखते हैं, एक्सपोर्ट टू सीएसवी फाइल। ये आपको एक सीएसवी फाइल जो है ओपन करके दे देगा, डाउनलोड करके दे देगा। इस फाइल को आपने जो है ओपन कर लेना है। ओके अच्छा, यहाँ से इन कॉलम्स को पहले तो आपने ठीक कर लेना है। पेड डिफिकल्टी वाले कॉलम को आपने रिमूव कर देना है। सीपीसी को भी आपने रिमूव कर देना है। अब ये दो कॉलम्स हैं आपके। अब इन दो कॉलम्स में
आपने क्या करना है कि लेट्स सपोज फर्स्ट 30 कीवर्ड्स को हम देखते हैं। यहाँ से इसको मैंने एक बॉर्डर बना लिए। अब यहाँ से आपने इन 30 कीवर्ड्स में से देखना है कि कौन सा कीवर्ड जो है आपके लिए बेहतर है। ठीक है जी। अब इन कीवर्ड्स में से आप जिस तरह से पहला ही कीवर्ड जो है वो आपको सर्च वॉल्यूम अच्छा दे रहा है और सर्च डिफिकल्टी इतनी दे रहा है, तो आप इसी कीवर्ड को ही उठा लेंगे और इसी कीवर्ड को जो है आप इसका परमा लिंक बना लेंगे। अब जिस तरह से मैं इसको यहाँ पे सर हमने इसमें यही देखना है कि कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा और सर्च डिफिकल्टी सबसे ज्यादा, उसको हमने परमालिंक करना है, अच्छा, उसको टारगेट सर्च करना डिफिकल्टी जो है आपकी अगर तो कम है तो वो बेहतर है। अब जिस तरह से अब देखें कि यहाँ पे ये आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें सर्च वॉल्यूम भी उसका कम है। ठीक है, तो आपकी वैसे रिकमेंडेशन ये होनी चाहिए कि जिसका जो सर्च डिफिकल्टी है, जिसका कंपटीशन जो है वो कम हो और सर्च वॉल्यूम आपका ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब देखें कि यहाँ पे अगर एक कोई ऐसा कीवर्ड हो जिसमें आपको वो सर्च वॉल्यूम सर्च डिफिकल्टी जो है वो कम दे रहा हो और उसका सर्च वॉल्यूम भी जो है वो ज़्यादा हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो उस केस में जो है आप फिर वो वाला कीवर्ड देखेंगे जिसमें आपको सर्च वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा मिल रहा है और डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा मिल रही है। अब यहाँ पे जिस तरह से इसमें आपने देखा कि सर्च डिफ़िकल्टी इसकी इतनी नहीं है। ठीक है, तो ये भी वही है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कि मतलब अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो ये दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। ठीक है, वैसे जो आइडियल सिनेरियो होता है वो क्या होता है कि जिसमें आपको सर्च वॉल्यूम ज़्यादा मिल रहा हो, डिफ़िकल्टी जो है, कंपटीशन जो है वो आपको कम मिल रहा हो। इसका मतलब ये है कि ऐसा कीवर्ड देखना चाहिए जिसमें आपको आपके जो कंपेटिटर्स हैं ना वो कम मिलें। ठीक है, और लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम है वो आपको ज़्यादा मिले। लेकिन अब आपने ये भी देखना है कि इस पूरी लिस्ट में आपको कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मैं कहता हूँ कि ये वाला कीवर्ड है, इसमें आप देखें कि सर्च वॉल्यूम उसको वो आपको 20 दे रहा है, लेकिन साथ में ही उसकी डिफिकल्टी भी कम है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, कि मतलब एक चीज कम हो रही है तो ये भी कम है। तो इस केस में फिर आप वो वाला कीवर्ड देखते हैं जो आपको वॉल्यूम भी ज्यादा दे रहा है और डिफिकल्टी भी ज्यादा दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम फिर उसी कीवर्ड को यूज करेंगे। और दूसरा सर हम परमालिंक से कितने कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं ये इन 10 कीवर्ड्स में से? 10 कीवर्ड्स में से एक ही आप कीवर्ड यूज करेंगे। कीवर्ड आपने एक ही यूज करना है। अच्छा हाँ अच्छा। जी, कीवर्ड आपने एक ही यूज करना है, ये आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा। अब इसी कीवर्ड को आप जो है वो यूज करेंगे टाइटल में भी, ऑल टैग्स में भी, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी, बॉडी के कंटेंट में भी। इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे ना, मतलब अगर आप कहते हैं कि ये वाला कीवर्ड जो है, ये वाला कीवर्ड, ये वाला कीवर्ड, इनमें से 3-4 कीवर्ड्स आप उठा लें, उनको भी आप यूज कर लें, उनको आप यूज कर लें एक एक बार जो है। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपका ये प्राइमरी कीवर्ड है और इसके अलावा जो है आप यहाँ से एक इसको उठा लो, इसको 10, 11, 12, 13, 14, 15, इन 5 कीवर्ड्स को भी आप यूज कर रहे हो, लेकिन आप इन कीवर्ड्स को एक एक बार ही यूज करोगे अपने कॉन्टेंट में। अच्छा, गूगल कीवर्ड प्लानर का मैं खुद ही बता देता हूँ फिर। गूगल कीवर्ड प्लानर, अच्छा यहाँ से अब ये देखें कि रमज़ान साहब अगर हमें देख रहे हैं तो यहाँ से हम आते हैं कि ये लिंक है। अब जिस तरह से मैंने इसको गूगल कीवर्ड प्लानर को सर्च आउट किया, ये इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर पे। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है गो टू कीवर्ड प्लानर, इस पे क्लिक किया। अब ये देखें कि यहाँ पे वो गूगल एड्स के अकाउंट में ले आया है मुझे। ठीक है जी, वो स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते होंगे कि ये तो वो वाला खुला है लेकिन गूगल कीवर्ड प्लानर नहीं खोल के आया, तो यहाँ से हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये एक आ रहा होता है टूल्स एंड सेटिंग्स। टूल्स एंड सेटिंग्स में जब आप जाते हैं तो यहाँ से आपको ये आ रहा होता है कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर पे जब आप क्लिक करते हैं
सर इसमें एक चीज मैं पूछना है, गूगल एड्स में जो कीवर्ड प्लानर के साथ जो दूसरे टूल्स हैं वो किस लिए यूज होते हैं, वो एसईओ में ही है? कौन से टूल्स? सर ये टूल्स एंड सेटिंग में जाते हैं ना, तो ये काफी ज्यादा ये ऑप्शंस नजर आ रही हैं। ये गूगल बल्क एड्स के लिए एक्शन, यूज होते हैं, स्टेटस। ये हमारा हम नहीं यूज करेंगे इसको। हम सिर्फ सिर्फ कीवर्ड प्लानर यूज जी करेंगे इसके लिए। जी जी। यहाँ से ये कन्वर्जन, बल्क, ये स्क्रिप्ट्स, ये सारे जो हैं ये उसके लिए यूज होते हैं। जी तो कल के लिए आप सबकी एक असाइनमेंट भी है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो उनसे मीटर टाइटल और डिस्क्रिप्शन होगी वो ऐसे कीवर्ड प्लानर से ही हम यूज करके रखेंगे। जी, जो आपने जैसे कीवर्ड यूज करने हैं उसके अकॉर्डिंग आपने को लिखनी है। ओके ओके। एक मिनट रमजान फरीद साहब, मैं शेयर करता हूँ आपसे। ये हो गया। और सर ये साइड में आपका जरा दोबारा बता दें। साइट ये मैप आपने जनरेट करना है साइट मैप जनरेटर से, अच्छा। वहां से उसको डाउनलोड करना है और अपनी होस्टिंग साइट्स की जो जहाँ पे फाइल्स पड़ी हैं वहाँ पे अपलोड कर देना है इस फाइल को अपलोड करने के बाद आपने सर्च कंसोल में आके उसको वैलिडेट कर देना है, बस बात सर खत्म। आप करके दिखा सकते हैं कैसे होगा? यहाँ से सर्च कंसोल से आपने ये साइट मैप पे आएंगे आप। ओके। यहाँ पे आपने साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिख देना है, ये इस तरह से है। यहाँ पे साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे, आपका सबमिट हो जाएगा बस। तो सर इसका हमें फायदा क्या होगा इसका सर्च फायदा ये कंसोल? होता है कि आपका जो सर्च इंजन है वो आपको फिर टाइमली आपकी फाइल्स को, आपकी पोस्ट को, पेजेस को जो है वो सर्च आउट करता रहता है और अपडेट करता रहता है, क्रॉल करता रहता है। ओके ओके ओके। और अगर क्रॉलिंग नहीं करनी हो तो वो नो रोबोट्स और नो इंडेक्सिंग लिखेंगे वो जाके मीटा टैग्स स्पेसिफिक में। जो एक, हाँ उसके लिए स्पेसिफिक, अगर आप कोई ऐसा सेक्शन है जो क्रॉल नहीं करवाना चाहते तो उसके लिए वो आप होगा। लाइक पेजेस। जी। अच्छा, यहाँ से मैं रमजान साहब कर रहा हूँ अपना स्टॉप, आप कर लें, शेयर कर लें आप। सर लोकल होस्ट की तो एसईओ नहीं होती ना, ये इसके लिए नहीं डोमेन नहीं, लेना उसकी नहीं लाजमी होगी, है। नहीं उसकी नहीं होगी। जी, यहाँ पे आप लिखें गूगल कीवर्ड प्लानर, सर्च करें।
जी इसी पे क्लिक करें, ये पहला लिंक जो है। जी यहाँ पे आप लिखे ये साइन इन पे आप क्लिक करें जी। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है स्विच टू एक्सपोर्ट मोड, इस पे क्लिक करें। सर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग हमें कितनी देर तक मिल जाएगी? ये बस जैसे ही होगा तो मैं कर दूंगा, कुछ 1 घंटे के अंदर अंदर कर दूंगा मैं इसको। और यही लेक्चर जो है अपलोड भी मैं कर दूंगा अपने चैनल पे भी। और उसके अलावा मेरा एक सेशन हुआ था 2 लेक्चर्स का, जिस हाउ टू स्टार्ट योर ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो उसके वो 2 लेक्चर जो हैं, किसी पर्सन ने अगर देखना हो कि किस तरह से हम अपनी एजेंसी जो है डिजिटल एजेंसी किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो भी वो देख सकते हैं मेरे चैनल से। अच्छा यहाँ सर पे ये जो सा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का जो सा ट्यूटोरियल अपलोड करेंगे, ये आप अपने चैनल पे करेंगे? वो हो चुका हुआ है, मेरे चैनल पे हो चुका हुआ है, अपलोड है वहाँ पे, आप देख सकते हैं अच्छा 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 अच्छा। जी। अच्छा यहाँ पे रमजान साहब लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, इस पे क्लिक करें आप। ये जो नीचे लिखी हुई है लाइन, इस पे क्लिक करें। ये नीचे जो लाइन लिखी हुई है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, ये नीचे लाइन लिखी हुई है रमजान साहब, नीचे ये ऊपर कंटिन्यू, हाँ ये क्लिक करें इस पे। सबमिट पे क्लिक कर दें। एक्सप्लोर योर अकाउंट, एक्सप्लोर योर अकाउंट पे क्लिक करें जी। यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करें जी, वो ऊपर सेटिंग्स। सेटिंग्स पे क्लिक करें सर। अच्छा एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करें, एक स्विच टू एक्सपर्ट मोड। स्विच टू एक्सपर्ट मोड। आप ऊपर जाएं टूल्स एंड सेटिंग्स, टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करें। यहाँ पे प्लानिंग पे क्लिक करें नीचे, ये नीचे आ रहा है कीवर्ड प्लानर, इस पे क्लिक करें।
सर मैंने एक क्यूरी मेरे अभी भी है कि मीटा जो से डिस्क्रिप्शन और मीटा टाइटल लिखेंगे हम, वो कहाँ पे लिखेंगे हम? क्या चीज? टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अपने कंटेंट में जहाँ पे आपका, जहाँ से आपने पोस्ट लिखनी है वहां से आप लिखेंगे। जी रमजान साहब, ये है आपका कीवर्ड प्लानर, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें और यूज करना स्टार्ट कर दें बस। ठीक है जी। तो ये था जी आपका कीवर्ड प्लानर। यहाँ से आप स्टॉप शेयर भी कर दें ताकि मैं अपनी स्क्रीन दिखा सकूं। जी तो बिलाल साहब पूछ रहे थे कहाँ पे लिखना है। बिलाल साहब, जिस तरह से आपकी वेबसाइट जहाँ पे बनी हुई है, जहाँ से आप अपनी ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते हैं, पेजेस क्रिएट करते हैं, वहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। यहाँ से मैं दिखा दूँ अपना चैनल दोबारा से। यहाँ से आप जाके मतलब अपने पेजेस जो हैं, यहाँ पे आपके पेजेस पड़े होते हैं, पोस्ट आपकी यहाँ पे पड़ी होती हैं। तो यहाँ से जाके आप अपने कंटेंट को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चैनल। जी आरिफ इफ्तिखार साहब, आपको समझ आई है कि आपका हल किस तरह से होगा? सर मैंने ऑलरेडी वो कमांड ऐड की हुई है, हाँ। लेकिन उसको मैं नो इंडेक्स फॉलो की कमांड दे दूं सिर्फ? नो इंडेक्स नो फॉलो। नो इंडेक्स नो फॉलो। जी। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं नो इंडेक्स और सिर्फ फॉलो करूंगा, उसका क्या मतलब है सर? किसका? नो इंडेक्स और आगे फॉलो? उसका मतलब ये है कि फॉलो तो वो क्रॉल तो करेगा लेकिन इंडेक्स नहीं करेगा। अच्छा, जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। मैं इसको चेक करके तो आपको, फिर अगर ना हुआ तो स्क्रीनशॉट आपको मैं जी सेंड कर दूंगा। ठीक। यहाँ पे ये मैंने अपना एक लेक्चर किया हुआ है, दूसरा लेक्चर जो है मैं आज रात को स्टार्ट कर दूंगा, बल्कि अपलोड कर दूंगा। और ये जो आपकी अ, ये वाला लेक्चर है ये भी अपलोड हो जाएगा, और आप आपसे जो है उसमें भी शेयर हो जाएगा, आपके ग्रुप में भी। असाइनमेंट आपकी क्या है कि आपने मेटा टाइटल जो अपने पेजेस में जो है वो आप करने हैं, और फिर मेटा डिस्क्रिप्शन भी करनी है, ऐड करनी है, और साथ में साइट मैप जो है वो आप सबने अपना अपनी वेबसाइट का जो है वो करना है। अब जिस तरह से कोई लोकल होस्ट वाला है तो उसका साइट मैप जो है वो नहीं बनेगा, गूगल सर्च कंसोल जो है वो भी वो नहीं कर सकता। जस्ट वो मैंने अब ये है कि दिखा दिया है कि अगर कोई इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा पर्सन है जो लोकल होस्ट अब भी कर रहा है, बाद में जो है अपनी वेबसाइट बनाता है, तो फिर उसके लिए ये है कि वो देख सकता है। फिर अभी तक फिलहाल बाद में अगर जब बनाता है तो फिर उसको ये स्टेप्स करने पड़ेंगे।
सर हमारी ऑन पेज की क्लास खत्म हो गई या कल है अभी? ऑन पेज की हमारी हो चुकी है, कल हम देखेंगे ऑफ पेज को। सर अगर हम मीटर टैग्स वगैरह ये कंप्लीट लिख लें तो हमारे कितने परसेंट इसकी वेबसाइट की एसईओ हो जाती है सर? क्या चीज? मीटर टैग्स वगैरह हम वेबसाइट में लगाते हैं और कंटेंट वगैरह लिखते हैं तो इसके कितने परसेंट एसईओ हो जाती है वेबसाइट की ये करने से, ऑन पेज करने से? ये आपको लगते हैं तकरीबन 2 से 3 मंथ लगते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे, सब सेकेंडरी कीवर्ड्स पे आने के लिए। और सर अगर एसईओ फिर इससे उसके बाद जल्दी आपकी निश पे भी डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, आप किस पे लिख रहे हो कंटेंट, या आपकी वेबसाइट किस पे है। सर 2 से 3 माह ज्यादा नहीं हो जाते सर नहीं, वेबसाइट की हैंग होने में? एसईओ के लिए कंपटीशन ही बहुत है सर। एसईओ के लिए कंपटीशन बहुत तो सर अगर जल्दी रैंक करनी हो तो उसका क्या हाल है? है। ये मिनिमम है, मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम है। मिनिमम है जी। 2 से 3 माह। तो सर इसको डेली डेली करनी पड़ेगी अपडेट, फिर जाके 2 से 3 माह लगते हैं? जी, आपको कंटेंट बहुत डालना पड़ता है, आपकी उस पर डिपेंड करता है ना कि आपकी नीच कौन सी है, किस इंडस्ट्री पे आप लिख रहे हैं, आपकी वेबसाइट किस पे। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी। सर ये जो आप जब टाइटल और डिस्क्रिप्शन एंटर करते हैं तो इसमें कितना टाइम लगता है कि आपने दोबारा सर्च पे उसको सर्च करके गूगल सर्च पे किसमें सर्च किसमें? करके
कितने टाइम में वो अपडेट होता है गूगल सर्च पे? आप जब इंडेक्स करवाते हैं ना, तो वो उसके बाद वो आफ्टर एटलीस्ट 24 आवर्स लेता है गूगल का सर्च इंजन इंडेक्स करने में। तो वो इंशाल्लाह जैसे हमारा लेक्चर होगा ना उस पे गूगल वेब मास्टर टूल्स पे, तो हम उस जी पे जी। गूगल सर्च कंसोल को देखेंगे और फिर क्रॉलर का भी वो देखेंगे कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है किसी भी कंटेंट को जो है अपडेट करने की। ठीक है। जी। मैंने सर 2 दिन पहले हमें 1 या 2 दिन पहले डिस्क्रिप्शन और टाइटल ऐड किया था। हम्म। तो टाइटल, अच्छा सर मुझे ये बताइए टाइटल और मेटा टाइटल में क्या फर्क होता है? मेटा टाइटल और मेटा अ, खाली टाइटल और मेटा टाइटल में? एक ही चीज़ ही है, शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है कि टाइटल और मेटा टाइटल। अच्छा ठीक है। जी। तो मैंने सर उसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड की थी अपनी वेबसाइट पे। हम्म। तो टाइटल जो है वो अपडेट हो गया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन शो नहीं हो रही। मुझे ज़रा दिखाएं। मैं सर आपको, ये मैं सर अभी जब गूगल में जाता हूँ, हम्म। ये सर टाइटल भी सर यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। मैंने टाइटल जब ऐड किया था तो ये सर यहाँ पे ये जो टॉप पे आता है लोगों के साथ, यहाँ पे टाइटल अपडेट हो गया, लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ सर पे, और ना ही डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है। वैसे इसकी आपने वो शो का अपडेट की हुई है, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की हुई है? अ, जी सर, मैं 1 मिनट आपको दिखाता की हुई है तो वो आपको इंडेक्स भी करवाना पड़ता है ना, वो मैं आपको उस लेक्चर में फिर मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा। हूँ। अच्छा ठीक है। जी, यहाँ पे तो आपने की हुई है ना, देखने टाइटल और वो लिखा हुआ है आपने। हाँ जी। और सर ये जो मेटा कीवर्ड्स हैं, इनका कोई फायदा नहीं है, इनको मैं डिलीट कर दूं? कोई फायदा नहीं है सर, अब ये इसको आप अब कोई फायदा नहीं है, चाहे आप उसको लिखें, लिखा रहने दें, कोई फायदा नहीं है उसका। अब वो नहीं करेगा। अब आपको जस्ट ठीक। कंटेंट में लिखने पड़ते हैं कीवर्ड्स। लेकिन सर कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो आप कंटेंट में यूज नहीं कर सकते, तो उनका यूज करने का क्या तरीका होता है? कैसे मतलब? मतलब जैसे सर मेरी जो जैसा भी मेरी जो प्रोडक्ट है हाँ। वो टीवी, इंटरनेट और होम फोन है। हाँ। ठीक है। मैंने वेबसाइट बनाई है, लेकिन मैं इसमें जो है वो जो अपनी जो प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ उसकी ब्रांडिंग नहीं कर सकता, मतलब ब्रांड नेम ऐड नहीं कर सकता इसके अंदर। जिस तरह ये मैंने कीवर्ड्स के अंदर किया हुआ है, जिस तरह ये AT&T है, डायरेक्ट टीवी है, हम्म। स्पेक्ट्रम है, मतलब इन कंपनीज के नाम मैं कंटेंट में मेन पे ऐड नहीं कर सकता। मेन पे वही बात है ना कि उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिखना पड़ता है। समझ आई ये बात या नहीं आई? नहीं सर, समझ नहीं आई। आप मेटा डिस्क्रिप्शन, आपने मेटा डिस्क्रिप्शन ये लिखी हुई है ना, कॉल हाँ जी। टुडे और ये, आपको हाँ इसमें जी। ये चीज़ें लिखनी होती हैं। आप देखें कि मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ जो है वो मैंने आपको बताई हुई है कि वो आपकी होती है 150 टू 170 कैरेक्टर्स के अंदर। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। आप उसमें फिर आपका जो होम पेज है तो आप उसमें वही लिखते हैं फिर आप। ठीक है, उससे उससे ज़्यादा तो आप नहीं लिखते उसमें। आप वो वाले आप कीवर्ड्स जो हैं वो आप लिखें। अब जिस तरह से ये वही बात है ना कि आप जितनी आपको अलाउ किया गया है, जितना आपको रेकमेंड किया गया है, आप उतने कीवर्ड्स लिखें। अब जैसे अब मेटा कीवर्ड्स को ही ले लें तो मेटा कीवर्ड्स में आपने एक से ज़्यादा पता नहीं कितने ज़्यादा कीवर्ड्स डाले हुए हैं। ठीक है। तो अब ये जो हाँ। चीज़ है ये उसमें रिकमेंडेशन में नहीं है, ये सारी आपकी चली जाती है ऐसे समझें कि ये ओवर ओवर ऑप्टिमाइजेशन है ये आपकी, कि मतलब आपने इतने कीवर्ड्स जो हैं वो आपने ऐड किए हुए हैं, लेकिन उस पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो है वो अब उस पर फिल्टर लग चुका है कि आप इतने कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, मेटा टैग्स में डालेंगे तो उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा जी। ठीक है।
मेटा डिस्क्रिप्शन और उसमें डालें आप क्या कहते हैं टाइटल में। फिर उसके बाद जो आपका ये जो पेज है इसके अंदर जहाँ जहाँ पे आपका कंटेंट यूज हो रहा है वहाँ पे आप लिखें उन कीवर्ड्स को, अपने प्राइमरी कीवर्ड को उसमें लिखें। ठीक है। ये जो आपके यहाँ पे इमेजेस यूज हुए हैं उस उनमें आप अपने कीवर्ड या रिलेटेड कीवर्ड्स को ऐड करें उनके टाइटल में, उनके आल टैग्स में। सर अच्छा, मीटा टाइटल और तो ऑल टैग में डिस्क्रिप्शन यूज हम कर सकते लोकल हाउस पे लिख सकते हैं, क्या चीज़? टाइटल और डिस्क्रिप्शन हाँ मीटा टाइटल। वो तो आप लोकल होस्ट पे भी लिख सकते हैं ना, आप जब आप पेजेस क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे भी आप लिखेंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं ना आप देख सकते सर्च इंजन में, जस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक ठीक है। अच्छा, और सर ये जो गूगल टैग मैनेजर है इसका कोई फायदा है हमें या इसका फायदा नहीं होता? जी वो गूगल एनालिटिक्स में मैं आगे जाके इंशाल्लाह बताऊंगा गूगल अच्छा, टैग ठीक सर है। ये जरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं वर्डप्रेस पे कहाँ पे जाके हम लिख सकते हैं, कहाँ यार पे लिखना है? आप पोस्ट में जाके जब क्रिएट पोस्ट में जाते हैं तो वहां पे होता है वो, नीचे आप उसके सेक्शन में जाते नहीं है, योस्ट एसईओ का सेक्शन होता है आपका, होता ही नहीं होता? होता है। नीचे जो वहां पे वो आपको बताता नहीं है कि टाइटल है और मेटा डिस्क्रिप्शन आपने क्या लिखनी है। ओके ओके हाँ ओके। जी जी। अच्छा सर, ये जिस तरह वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए प्लगइन है यूज्ड एसईओ, हम्म इसी तरह जो जैसा सीएमएस ये है हम्म पीएचपी या एचटीएमएल, हम्म। इसके लिए भी कोई इस तरह का आपको कोई सॉफ्टवेयर या कुछ मिल जाता है? इस पे अब मुझे वैसे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं सर्च करके ही बता सकता हूँ आपको, क्योंकि जो अच्छा, चीज़ मुझे पता नहीं है तो मैं उस पर फिर करता नहीं हूँ जब तक वो खुद मुझे पता ना हो। आपका ठीक क्वेश्चन है। क्या था कि भाई ये जो HTML है इनके लिए कोई फर्मवेयर वगैरह होता हो हाँ जी, ऐसी? हाँ जी, हाँ जी। नहीं मुझे वैसे पता नहीं है कि अगर होता भी है या नहीं है, अगर होता है तो कौन सा होता है, क्या होता है, सर्च करने वाली बात है। अच्छा, ठीक है। जी आपको क्या, आपने कहीं से मतलब आपको पता लगा कि भाई होता है इस तरह? नहीं सर, मैंने सर्च ही किया था उसमें, एससीएम रश जो है वो सबसे पहले आता है, उसका मुझे पता नहीं क्या किस लिए यूज होता है। अच्छा कीवर्ड उसने इस, किया। हाँ, नहीं वो तो टूल्स ही है ना, तो वो तो फिर आप किसी भी वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं। वो तो इस तरह से जैसे उबर सजेस्ट है वो यूज कर होता है, गूगल के कोई स्क्रीमिंग फ्रॉग है वो आप यूज कर सकते हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग को यूज करें आप, वो उसकी डेस्कटॉप ऐप होती है, वो आप डाउनलोड करें, उसको हम जाके आगे मैं यूज करना भी दिखाऊंगा मैं आपको, वो मैं दिखाऊंगा, वो उसको आप यूज करें, SCM रश को छोड़ दें आप, वो बेहतर है। अच्छा, हाँ ठीक है। ये फिर स्क्रीम जरा टाइप कर दो मैसेज में, जी स्क्रीनिंग स्क्रीमिंग क्लिनिक। फ्रॉग मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे, अच्छा, ठीक है सर। यहाँ पे स्क्रीमिंग फ्रॉग, ये मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, ऑडिट रिपोर्ट्स के लिए भी बंदा यूज़ कर सकता है, अपनी वेबसाइट के लिए भी बंदा यूज़ कर सकता है, ये बेहतर है। SCM रश तो पेड है, स्क्रीमिंग फ्रॉग यूज़ कर लें बेहतर है, इसको आप डाउनलोड कर लें यहाँ से, और डाउनलोड करने के बाद आप ये देख सकते हैं, सर डेमो भी आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये देखें कि सारे पेजेस को यहाँ से वो करता है, सब सब कुछ बताता है कि उसमें लिंक्स कितने हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी हुई है, क्या क्या चीज़ है, तो इसको आप यूज़ करें डाउनलोड करके। Then the industry leading website crawler for Windows, Mac OS and UID. SEOs, SEOs and agencies worldwide for technical SEO audits। ठीक है जी। तो ये सारी जो आपकी HTML बेस्ड जी भी होती हैं तो इनमें ज़्यादातर यही चीज़ होती है, तो इंशाल्लाह वो आपको ये बता देता है कि क्या क्या चीज़ आपने यूज़ की है, उसको इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। Find broken audit redirects, analyze page titles, metadata, discover duplicate content, review robots and directives, डाटा विद एक्सपाथ, जनरेट XML साइट में क्रॉल जावास्क्रिप्ट वेबसाइट्स, आपकी जावास्क्रिप्ट की जो वेबसाइट्स हैं उनको भी, इसके फीचर्स जो हैं वो ये हैं आपके। अब ये देखें, ये आपको ये भी बता रहा है कि 500 URLs अगर आपकी वेबसाइट पे हैं तो एटलीस्ट इतने वो आपको क्रॉल कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये प्रीमियम में दे रहा है और वो इसमें फ्री में ये दे रहा है। ठीक है, तो एटलीस्ट ये आपकी ये जो चीज़ें हैं ये भी बहुत हैं कि आप इससे यहाँ से
चेक कर सकते हैं। यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसा ये अच्छा है या बेहतर है। ये देखें फीचर्ड इन, यूज्ड बाय गूगल, डिज्नी, अमेजोन, ठीक है। तो इन्होंने ये यूज़ किया, इसके क्लाइंट्स रह चुके हैं। और फीचर्ड इन मोस्ट सर्च इंजन, लैंड, योस्ट, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था जी आज का लेक्चर हमारा। तो इंशाल्लाह मैं इसको अभी शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में, और मेरे चैनल पे भी हो जाएगा शेयर। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।